हेलो एंड वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं फंक्शंस। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है पीएचपी में, जो हमें ये फैसिलिटी देता है कि जब हमें कोई रियल लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीएचपी में कोड लिखना होता है, तो हम उस प्रोग्राम को कोड को सेक्शंस में डिवाइड कर सकें, क्योंकि ये एक एफिशिएंट तरीका होता है किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लें। तो इसके अलावा भी फंक्शंस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन इन पीएचपी। फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। फंक्शन जनरली हम किसी चीज को बोलते हैं जब कोई एक्टिविटी होती है ना। सपोज हमारे घरों में, सबके घरों में टीवी और रिमोट होता है। हम रिमोट का बटन प्रेस करते हैं तो चैनल चेंज हो जाता है। तो चैनल चेंज कैसे होता है? कोई जादू तो होता नहीं कि बटन दबाने से चैनल चेंज हो गया। हाँ, इतना जरूर है कि एक्टिविटी हुई चैनल चेंज होने की। बट वो एक्टिविटी हुई क्या है? टीवी और रिमोट के बीच में बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ तो हुआ ना, जिससे वो एक्टिविटी परफॉर्म हुई। तो यहाँ पे भी हम इस टॉपिक में भी पीएचपी में जो भी हम फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे, उसके बैकग्राउंड में क्या क्या काम होता है, क्या क्या चीजें लगती है और वो कैसे काम करती है, ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन है, आप इस एग्जांपल को ध्यान में रखिए जो हमने अभी डिस्कस किया। फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इन पीएचपी दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। कोई भी स्टेटमेंट्स जो हम पीएचपी में लिखते हैं, जब वो एग्जीक्यूट होती है तो एक खास तरह का काम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। ठीक है। ये बिल्कुल स्पेसिफिक काम करेगा। जैसे अगर मैंने सम के लिए कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है, तो उससे हमारे नंबर्स का सम हो जाएगा। ठीक है। तो लेकिन वो जो सम के लिए स्टेटमेंट्स लिखी हैं, उनको रिपीट ना करना पड़े, उसके लिए हमारे पास इसमें एक मैकेनिज्म होता है कि हम फंक्शन को कॉल करते हैं, और कॉल करते ही वो जो स्टेटमेंट्स लिखी गई होती है वो ऑटोमेटिकली चल पड़ती है। ठीक है। जैसे टीवी का रिमोट का बटन दबाते ही चैनल चेंज हो जाता है, वैसे ही हमको एक काम करने के लिए एक कॉलिंग का मेथड मिल जाता है उस फंक्शन को। वो बैकग्राउंड में खुद काम करेगी, वो जो स्टेटमेंट्स होंगी जो उस उस काम को परफॉर्म करने वाली होंगी। ठीक है। अभी इसको डिटेल में करेंगे, पहले हम एडवांटेजेस कर लेते हैं। डिवाइड अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब फंक्शन बनाने का सबसे जो महत्वपूर्ण फायदा है वो यह है कि फंक्शन हमें बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की फैसिलिटी देता है, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो एफिशिएंट तरीका ये है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और अलग अलग सोल्यूशन उसके क्रिएट करके, जब हम जब हम उसके अलग अलग सोल्यूशन क्रिएट कर लेंगे तो हमारी ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती है। सपोज हमारे पास कैलकुलेटर की प्रॉब्लम है, तो मैं सम के लिए अलग सोल्यूशन लिखूंगा, डिवीजन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग, माइनस के लिए अलग। तो हमारी ओवरऑल सम का प्रॉब्लम कैलकुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। तो ये हमें फंक्शन एडवांटेज देता है। नेक्स्ट है अवॉइड रेपिटेशन ऑफ कोड्स। तो जैसे मैंने बोला कि सम के लिए मुझे प्रोग्राम लिखना है, तो मुझे अगर दोबारा सम कराना है तो मेरे को दोबारा वो स्टेटमेंट्स ना लिखनी पड़े। तो रेपिटेशन ऑफ कोड बच जाता है। मैं उसको सिर्फ कॉल कर सकता हूँ उस फंक्शन को। कैसे करता हूँ आप चिंता मत करिए, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए कि हमें ये एडवांटेज मिलता है। इंक्रीज प्रोग्राम्स रीडेबिलिटी। जब हम प्रोग्राम को सेक्शंस में डिवाइड करके लिखेंगे तो रीडेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। हमें क्लियर होगा कि सेक्शन ए ये काम कर रहा है, सेक्शन बी कोई दूसरा काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस चांसेस ऑफ एरर। और एरर आने की चांसेस होते हैं कि जब हमारा कोड नीट एंड क्लीन हो जाता है, इस तरह से सेपरेट सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, तो हमें एरर के भी चांसेस कम हो जाते हैं। आती है तो आसानी से हम उसे रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग अ प्रोग्राम बिकम्स इजियर बाय यूजिंग फंक्शन। तो हमें फ्यूचर में कभी अपने प्रोग्राम को लेटर स्टेज में जब मॉडिफाई करना होता है कभी किसी वजह से, तो वो भी एक आसान हो जाता है काम करना। अदरवाइज वो भी एक कॉम्प्लेक्स इश्यू होता है। क्यों? क्योंकि जब हम अगर मुझे सम के लिए कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो मैं सम वाले सेक्शन में चेंज करूंगा, मुझे बाकी के प्रोग्राम को के साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इम्पैक्ट जो नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोग्राम पे पड़ते हैं वो उससे हम बच जाते हैं। तो ये कुछ एक एडवांटेजेस हैं। अब हम इसके फंक्शन के टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। दो कैटेगरी के फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन। जो फर्स्ट कैटेगरी है, हमारा इस वीडियो में फोकस यूजर डिफाइंड फंक्शन पे रहेगा। तो देखिए क्या होते हैं। दिस टाइप ऑफ फंक्शन आर क्रिएटेड बाय यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि ये जो फंक्शन इनको कौन लिखता है? यूजर। यूजर यानी मतलब प्रोग्रामर जो कोड लिख रहा है, वो इन फंक्शन को लिखता है। किस लिए लिखता है? जब उसे कोई स्पेसिफिक टास्क करवाना होता है प्रोग्राम की नीड के हिसाब से, तो वो क्या करता है? कुछ फंक्शन को लिखता है। ये फैसिलिटी हमें फंक्शन में पीएचपी में मिलती है कि यूजर खुद अपनी जो उसके सामने करंट प्रॉब्लम है उसके हिसाब से सॉल्यूशन लिख सके। ठीक है। तो कैसे उसका सिंटैक्स देखते हैं। हम फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं। फंक्शन लिखेंगे, मैंने उसके ऊपर देखिए ब्लू कलर में लिख रखा कि ये कीवर्ड है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन, ये आपकी चॉइस है, आप
जो भी मर्जी आपका, जो भी जिस तरह का भी आप काम करें उस तरह का आप इसको नाम दे सकते हैं। और उसके बाद ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी और उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड करनी पड़ेगी और उसके बीच में आपको ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो वो स्पेसिफिक टास्क आपके लिए करके देंगी। जैसे आपने सम के लिए प्रोग्राम बनाना है तो आप यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स लिखिए जो सम करके देगी आपको, ठीक है। अब अगर अब क्या होता है, ये जो पोर्शन होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि फंक्शन एडिशन का काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन का करेगा, डिवीजन का करेगा, कौन सा काम करेगा। इस वजह से हम इसे फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं, यानी कि हिंदी में बोले फंक्शन को परिभाषित करना, ठीक है। अब ये फंक्शन जो हमने डिफाइन कर रखा है ये काम नहीं करेगा जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। तो फंक्शन कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, नेम ऑफ द फंक्शन लिखते हैं जो हमने ऊपर डिफाइन, जब फंक्शन डिफाइन किया तब लिखा था, और आगे ब्रैकेट्स लगाते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कॉलिंग। तो हमारा जो ये, अगर मैंने इस फंक्शन डेफिनेशन में 10 लाइनें 50 लाइनें लिख रखी है तो मुझे 50 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है इससे काम करवाने के लिए, मुझे बस उसका नाम लिखना है, वो फंक्शन वो की 50 लाइनें ऑटोमेटिकली चल पड़ेगी। यही बात मैं आपको अभी तक समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रोग्राम में जो कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मुझे दूसरी बार फंक्शन को एग्जीक्यूट करना तो मैं बस नाम लिखूंगा और कॉल कर दूंगा, मुझे 50 लाइनें लिखनी नहीं पड़ेगी। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ा था, अगर फंक्शन की फैसिलिटी ना होती तो मुझे 2 बार काम करना था, तो 50 लाइनें 2 बार लिखनी पड़ती, यानी कि 100 लाइनें लिखनी पड़ती, ठीक है। तो सेम काम को रिपीट करने की आपकी जो है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ यूजर डिफाइंड फंक्शन। और नेक्स्ट है प्री डिफाइंड फंक्शन। ये जो फंक्शन होते हैं ये हमें पहले से ही लैंग्वेज के अंदर मिलते हैं। जैसे पीएचपी है तो पीएचपी वालों ने पहले से हमें फंक्शन डिफाइन करके रखे हैं कि ये फंक्शन ये काम करेंगे, हमें बस एज ए प्रोग्रामर क्या करना होता है, उन्हें बस यूज करना होता है, उन्हें कॉल करके। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको काउंट का किया था, जब अगर आपको याद होगा हमने वीडियो में जिसमें हमने इंडेक्स एरे किए थे, मैंने वहां पे आपको काउंट फंक्शन का यूज करके एरे के अंदर की जितनी भी एलिमेंट्स थे उनको, उनकी जो काउंटिंग थी वो हमने इससे प्रिंट करवाई थी कि अगर 10 एलिमेंट थे तो ये हमें काउंट करके दे देता 10 एलिमेंट है, हमें काउंट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। 50 है तो 50 काउंट करके देगा। तो यहाँ पे हमें जस्ट हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखिए ये सिंटेक्स जो मैंने लिखा है COUNT आगे ब्रैकेट लगाए, ये बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने यहाँ सिंटेक्स लिख रखा है, देखिए कॉलिंग के टाइम पे नेम ऑफ द फंक्शन आगे ब्रैकेट्स, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन को हम सिर्फ डायरेक्ट कॉल करते हैं, उसकी जो डेफिनेशन होती है वो बैकग्राउंड में चलती रहती है। जैसे टीवी का रिमोट का हम बटन दबाते हैं और चैनल चेंज हो जाता है, बैकग्राउंड में काम होता है, वैसे ही यहाँ हम काउंट को यूज करते हैं, इसमें हम एरे का नाम देते हैं और हमें रिजल्ट मिल जाता है, और जो कैसे मिलता है वो बैकग्राउंड में काम चलता है। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन के जरिए हम यहाँ पे देखेंगे कि बैकग्राउंड में क्या काम होता है और हम उसे कैसे करवा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल में हम अभी डिस्कस करेंगे, चलिए करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ PHP की एक फाइल क्रिएट कर रखी है, यहाँ हम अब समझेंगे कि फंक्शन काम कैसे करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक सम नाम का फंक्शन बनाएंगे जिसके जरिए हम नंबर्स का सम करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हम सबसे पहले क्या पार्ट लिखते थे, हम लिखते थे फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो फंक्शन डेफिनेशन में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम लिखते थे फंक्शन कीवर्ड, ठीक है, ये हमें लिखना ही पड़ता है। इसके बाद हम दे देते हैं नाम, जैसे हम सम करने वाले तो हम मिलता जुलता नाम देंगे, हम सम ही लिख देंगे। उसके बाद हम ये ब्रैकेट्स लगाते थे और उसके बाद करली ब्रेसेस, इसके बीच में हम वो कोड लिखते थे जिससे हमने एग्जीक्यूट करना होता था। तो सम करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 नंबर्स, तो हम 2 नंबर्स ले लेते हैं। एक मैंने ए नाम का ले लिया, इसको मैंने दे दिया 5, ठीक है। और एक और नंबर ले लेता हूँ, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ सपोज 6। और अब इन दोनों को एक और वेरिएबल लेते हैं, उसमें इनका सम लिख लेते हैं। ये हमने कर रखी है चीजें, आपको ये भली भांति आप इससे परिचित है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। $b, अब क्या हो गया, $a और b में जो हमने वैल्यू थी उनको जोड़ के हम c में डाल रहे हैं और हम c को इको कर देंगे $c को, ठीक है। अब देखिए, अब ये कोड अभी तक चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ क्या किया है, इस फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, यानी कि फंक्शन, ये हुई फंक्शन डेफिनेशन। तो अगर हम इसको अभी सेव करके चलाएं तो कुछ भी हमें देखिए आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। फंक्शन कब चलता, हमने जब एक्सप्लेनेशन इसकी करी थी तो हमने क्या कहा था, लास्ट पार्ट होता है इसका फंक्शन कॉलिंग, हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम लिखते थे फंक्शन का नाम और ये ब्रैकेट्स सेमीकोलन और सेव करके देखिए आउटपुट, ये देखिए क्या आ गया 11, ठीक है।
मैं यहाँ पे इसको देखिए, हम इसकी अभी इसको समझ लेते हैं कि ये काम कैसे किया। यहाँ पे जैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल आया, उसने देखा कि सम नाम का फंक्शन कॉल हुआ, फिर वो देखेगा पूरे प्रोग्राम में तो उसे यहाँ पे सम नाम का फंक्शन मिलेगा कि यहाँ जब डेफिनेशन उसको चेक करेगा वो फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, ये फंक्शन उसको कीवर्ड मिलेगा, वो देखेगा कि हाँ ये फंक्शन है सम नाम का। अब वो इसके अंदर जाएगा, देखेगा कि हाँ एक वैल्यू ए है उसमें 5 स्टोर है, दूसरी वैल्यू बी है उसमें 6 स्टोर है, फिर सी को क्या कर दिया गया है, ए और बी का जो सम आया उसको सी में स्टोर करके फिर उसको यहाँ प्रिंट कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट्स एक एक करके एग्जीक्यूट होंगे और हमें ये रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। तो अब इस तरह से फंक्शन हमारा वर्क करता है। तो इस फंक्शन में देखिए क्या है, ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पे, अगर मुझे दोबारा सम करना है तो मुझे दोबारा ये वाली ब्लॉक ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ये 4-5 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे बस यहाँ पे एक लाइन लिखनी है सम, और ये फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर से आउटपुट दे देगा। मैं यहाँ पे इसको ब्रेक टैग लगा देता हूँ ताकि हमें आउटपुट प्रेजेंटेबल नजर आए। ये देखिए 11-11, ठीक है। जितनी बार भी मैं इसको कॉल करूंगा सम लिख के ये हमें आउटपुट देता जाएगा। तो इससे हमारा एक ये देखिए, हमने एक एडवांटेज इसका पढ़ा था कि हमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ती, हमें रेपिटेशन ऑफ कोड बच जाता है। ऐसे क्या करना पड़ना था मुझे, ये 4 लाइनें 3 बार लिखनी पड़नी थी, अगर मुझे इसका 3 बार सम कराना था तो 12 लाइनें कोड की लिखनी पड़नी थी। तो यहाँ हमने 4 ही लाइनें लिखी और इसको यूज हम एक एक लाइन से ही कर रहे हैं। तो हमारा कितना सारा कोड रिपीट होने से बच गया है, जो कि एक बहुत ही बोरिंग काम होता है जब हमें कोड रिपीट करना पड़ता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है देखिए। और हमारा कोड भी अरेंज हो गया। इस तरह से मैं माइनस करने के लिए अलग फंक्शन बना सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अलग, तो वो कोड भी अरेंज हो गया, ठीक है। बट यहाँ प्रॉब्लम देखिए क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये थोड़ा स्टैटिक सा है ना। स्टैटिक का मतलब हुआ कि हर बार जितनी बार भी मैं सम को कॉल कर रहा हूँ ये हमें 11 ही आउटपुट दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि फंक्शन में हमें एक और फैसिलिटी मिलती है, वो होती है आर्गुमेंट पासिंग, पैरामीटर पासिंग। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू दे दूंगा जिसको मैं सम करवाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे सम करवाना है 7 और 8 का, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 7,8। इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं हम, आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ से जब कॉलिंग के टाइम पे मैं इसको वैल्यू दे दूंगा जो मुझे, जिसकी मुझे सम करवाना है। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और इनको कैच कहाँ किया जाता है, इनको कैच किया जाता है यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन में। ध्यान रखिए फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पे आर्गुमेंट दिया जाता है और इसी चीज को यहाँ पे हम किसी वेरिएबल में कैच करते हैं। तो ए और बी में ही हम इसे कैच करेंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं ए और बी नाम ही दूंगा, $b, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, 7 यहां से जाएगा और 8 जाएगा, 7 8 में स्टोर, ए में स्टोर होगा, 8 जो है बी में स्टोर होएगा, ठीक है। और उसके बाद जाएगा यहाँ पे ए और बी में जाएगी 7 और 8 वैल्यू और वो सी में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए 15 आ गया है ना। अब देखिए अब मैं अगर इसको नेक्स्ट टाइम कॉल करूंगा तो मैं इसको दे सकता हूँ नई वैल्यू। मैं इसको करवा सकता हूँ 10,15 का सम करवा सकता हूँ इससे, ठीक है। सेव करके देखेंगे, ये देखिए नेक्स्ट टाइम इसने हमें 25 दे दिया। इस तरह मैं इसको नेक्स्ट टाइम कोई और वैल्यू दे सकता हूँ। तो जितनी बार भी मैं इसको कॉल करूंगा मैं नई वैल्यू से सम करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पैरामीटर पासिंग और आर्गुमेंट पासिंग की फैसिलिटी है। एक बार फिर समझा देता हूँ, यहाँ पे जो भी हम वैल्यू देंगे उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं और यहाँ पे उस चीज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं पैरामीटर्स। फंक्शन के पैरामीटर्स हैं ये, ठीक है। तो पैरामीटर्स क्या है, बिल्कुल सिंपल, आपने कंफ्यूज नहीं, ये सिर्फ वेरिएबल्स के नाम है जिन वेरिएबल्स में यहाँ से पास की गई वैल्यू कैच होगी, ठीक है। इसीलिए तो ये डायनेमिक हो गया हमारा प्रोग्राम। जो भी वैल्यू जितनी बार भी हम यहाँ से देंगे वो यहाँ इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम 7 और 8 होगी और वो 7 और 8 को सम करके सी में स्टोर करके सी इको कर देगा। नेक्स्ट टाइम 10 और 15 कैच होगी, उनको कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा। उसके बाद 10 और 9 उसको कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम ये डायनेमिक हो गया आर्गुमेंट और पैरामीटर पास करने से, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास देखिए क्या होता है, अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पे सपोज
मैंने ये वैल्यू, इसको आर्गुमेंट नहीं दिया, वैल्यू भी पास नहीं की यहाँ से, ठीक है, और या मैं भूल गया पास करना, तो मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए ये एक एरर देगा, अनकॉट आर्गुमेंट काउंट एरर, टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू द फंक्शन सम, जीरो पास, कि भाई आपने यहाँ से आर्गुमेंट ही नहीं दिए है, इसको कुछ मिला ही नहीं एक्सेप्ट करने के लिए, तो यहाँ से अंदर से कैलकुलेट करके क्या देगा आपको, ठीक है। तो ये किस तरह से एक एरर आ गई, तो इसके लिए एक फैसिलिटी है कि हम यहाँ पे इसको कुछ ऐसी वैल्यू दे देंगे, अगर हम आर्गुमेंट देना भूल गए तो वो वाली वैल्यू उस टाइम पे चलेगी। जैसे यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ सपोज 5 इक्वल्स टू 5, और इस वाले को मैं दे देता हूँ इक्वल्स टू 7। अब इससे क्या होगा, अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पे पास नहीं करेंगे सम को, तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू को वो उठाएगा और इनका सम करके सी में हमें आउटपुट प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए कितना आ गया 12, ठीक है, 7 और 5, क्योंकि मैंने यहाँ से पास ही नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई नई वैल्यू पास कर दूंगा 10,11 सपोज, तो ये क्या करेगा, इस टाइम पे क्या होगा, आप ध्यान दीजिए आप, इस टाइम पे अब ये 10 और 11 यहाँ पे ए और बी को पास हो जाएंगे उस, ठीक है। उस टाइम पे 5 और 7 काम नहीं करेंगे। 5 और 7 क्या है, बैकअप के रूप में रखे गए यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ से कोई वैल्यू ना दे तो 5 और 7 चले, लेकिन अगर हम यहाँ से कोई वैल्यू पास करें तो हमारे 5 और 7 काम ना करके जो यहाँ से वैल्यू दी है वो काम करे। तो देखिए रिफ्रेश करते हैं, 21 आ गया, इसने क्या किया, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे कॉट करवा दिया। तो ये एक और अच्छी फैसिलिटी है कि जब भी हम यहाँ से आर्गुमेंट पास ना करें या भूल जाए, तो हमारे जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं वो हमें कैलकुलेट करके दे, ठीक है। अब देखिए मैं इसको भी हटा देता हूँ। एक और चीज हम देखते हैं इंटरेस्टिंग। अब कई बार क्या होता है कि हमें किसी भी जो मैंने यहाँ से जैसे वैल्यू पास की, जैसे 3,5 पास की, तो मुझे ये 5, हर बार मुझे ये 8 आउटपुट यहाँ नहीं करवानी होती, ठीक है। कई बार हमें फंक्शन की वैल्यू को आउटपुट नहीं कराना होता है, कई बार हमें उसे यूज करना होता है आगे अपने प्रोग्राम में। मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू मेरे को यहाँ ना प्रिंट होके मेरे पास यहाँ पे जहाँ मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ यहाँ आ जाए, और इसे मैं आगे फर्दर अपने प्रोग्राम में यूज कर सकूँ। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैं इस इको स्टेटमेंट को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इको स्टेटमेंट को हटा के मैं इसे भी हटा देता हूँ और सेव करता हूँ यहाँ पे। तो इको स्टेटमेंट हटा के अब क्या होगा, 3 और 5 यहाँ जाएंगे। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट हमें मिलती है, रिटर्न हम ऐसे करके कीवर्ड लिखेंगे और ये डॉलर सी को हम यहाँ पे लिख देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। इससे क्या होगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अब ये जो ए और बी का सम है वो सी में स्टोर होके अब ये बोल रहा है कि इसको रिटर्न करना है, किसको रिटर्न करना है, जिसने इसको कॉल किया है, इसने कॉल किया है इसको सम में, तो इसके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जो रिजल्ट है 5 और 3 का वो 8 आ चुका है सम के पास। अब हमें उसे किसी वेरिएबल में कैच करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको कैच कर लेंगे। जैसे मैं इसको बोल देता हूँ रिजल्ट नाम का वेरिएबल है ये रिजल्ट। अब क्या होगा, रिजल्ट में वो 8 आ गया है। अब मैं यहाँ उसको प्रिंट भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, जैसे डॉलर रिजल्ट ऐसे करके, ये देखिए आउटपुट देखेंगे आप, तो ये देखिए 8 आ गया आउटपुट। हुआ क्या, यहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया, 3 और 5 यहाँ गया, 3 और 5 यहाँ पे, 3 और 5 ऐड होके सी में स्टोर हो गए, और सी को हमने प्रिंट नहीं किया, इको नहीं किया, हमने उसे रिटर्न कर दिया कि भाई जिसने ये मांगा है, जिसने कॉल किया है उसी को रिटर्न कर दिया। इस पे के पास ये रिटर्न आउटपुट आई और उसको हमने यहाँ कैच करवा दिया इस वेरिएबल में, और हमने क्या किया उस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, 8 आ गया, ठीक है। अब हो सकता है मुझे ये प्रिंट ना करना है, मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का एक वेरिएबल बना दिया, सपोज डॉलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या करना है, जो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा डॉलर रिजल्ट, मुझे क्या करना है, इसे कर देना है मल्टीप्लाई 5 से, सेव कर दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, सॉरी मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू का निशानी लगाया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है, डॉलर मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखा और यहाँ पे इक्वल लिखना पड़ेगा, ऐसे सेव करूंगा। तो अब देखिए अब हमारा ये 40 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको अब थोड़ा ऑर्गेनाइज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इक्वल लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं रिजल्ट ऑफ फंक्शन इज, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट क्या, डॉलर रिजल्ट ऐसे, ठीक है।
और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट, ताकि हमारा क्लियर हो जाए, बी आर ऐसे, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारी इको स्टेटमेंट है, इससे हमें ये मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन इज, यहाँ लिख देते हैं हम ऐसे ऐसे, मल्टीप्लिकेशन इज ऐसे। अब देखेंगे आप, अब देखिए रिजल्ट ऑफ फंक्शन इज 8, मल्टीप्लिकेशन इज 40, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो ये रिजल्ट आया फंक्शन का, उसे हमने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रिटर्न करके यहाँ पे स्टोर करके उसे यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है। और उससे फिर इस रिजल्ट को जो ये इसने वैल्यू दी हमें फंक्शन रिटर्न करके, उसको हमने आगे अपने प्रोग्राम में यूज भी कर दिया, है ना। तो हम यूज तभी कर पाए अगर यहाँ से रिटर्न हुआ कुछ, अगर यहाँ से रिटर्न ना होता, यहीं पे प्रिंट होता, तो हमें इसे यूज करना हमारे लिए डिफिकल्ट था ना। तो रिटर्न स्टेटमेंट का ये एक और बेनिफिट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे फंक्शंस काम करते हैं। ये तो थी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू। अगर हमें स्ट्रिंग पे भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो सिमिलरली यही प्रोसेस अप्लाई होगा। बस आपको याद रखना है कि वहां पे क्या होता है, हमें सिंगल और डबल कोट्स का यूज करना पड़ता है। तो आई होप ये फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, बार बार वीडियो को पॉज कर करके, जहाँ पे जो चीज़ आ रही है आप उसको खुद प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप इस जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर कर पाएंगे, जो कि हमारा यहाँ पे एम है। थैंक यू वेरी मच।